हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज संविधान का निर्माण संविधान सभा में हुआ और संविधान सभा की भी अपनी एक कहानी है। हमने जो पिछली 2 क्लासेज ली वो संवैधानिक विकास, उसी का अगला पड़ाव है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसे संवैधानिक विकास का पार्ट 3 भी कह सकते हो, क्योंकि संविधान इसी में मोटे तौर पर बना है। लेकिन फिर भी पिछली 2 क्लासेज में हमने स्टडी किया कि कैसे संविधान का निर्माण कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक विकास का परिणाम था। लेकिन फिर भी जो भारतीय संविधान बना है वो तो अपने आप में इतिहास का भले ही एक परिणाम हो, लेकिन जो एक घटना घटित हुई वो संविधान सभा के द्वारा घटित हुई। इसलिए संविधान सभा के बहुत सारे पहलुओं को हम देखेंगे। सामान्यतः स्टूडेंट जब भी संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं, मैंने देखा, मैं स्टूडेंट से बात भी करता हूँ, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, इतने सदस्य, ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, और रट्टा लगाते हैं। क्या ये सही है? मैं कई पेपर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ और सामान्यतः इस प्रवृत्ति को हमेशा डिमोलाइज किया जाता है। जब भी पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, यही देखा जाता है कि इस तरह की प्रवृत्ति जो स्टूडेंट गाइड टाइप से कहीं रट्टा लगा के आए, उनको आप पीछे कीजिए। संविधान सभा का टॉपिक अध्ययन करवाते समय भी मेरे दिमाग में एक बात पहले आई कि चूंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है, इसलिए मैं आपको तथ्यों को फटाफट एक पीपीटी बना दूं और बतला दूं। फिर विचार बदला और सोचा कि नहीं, आपको उसके पीछे की पूरी कहानी, बैकग्राउंड और वो कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीज़ बताई जाए। तो आज स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में मैं कुछ रोचक बातें बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको तथ्यों के उससे बोझ से निजात मिले और आप उसकी एक रियलिस्टिक कहानी समझो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम संविधान सभा के विकास में सबसे पहले, जैसा कि हम हर टॉपिक में लेते हैं, क्या लेते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा का इतिहास, इसका भी तो अपना एक इतिहास होगा। तो संविधान सभा का इतिहास या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। निश्चित तौर पर ही इसकी भी अपनी कहानी जरूर है। क्या कहानी है? भारतीय संविधान सभा की मांग किसने की? सबसे पहले, ये सबसे पहले अपने आप में कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है इनको याद करने का। इतना सरल जवाब नहीं होता है इनका, और ना ही ये महत्वपूर्ण है। एक शब्द के बदलाव से आंसर बहुत कुछ बदल जाता है। वो गाइडों में लिखा रहता है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले, वो सब छूट जाता है। इसीलिए थोड़ा गहराई से जाने। बेसिकली स्टूडेंट, मैंने कल की जो पिछली क्लास थी उस क्लास में डिस्कशन किया था कि कांग्रेस के उद्भव के पश्चात 90 के दशक में एक अलग स्ट्रीम डेवलप हुई, एक्सट्रीमिस्ट की, राष्ट्रवादियों की, जिनमें एक सबसे प्रमुख नाम उभर करके आया बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को जोड़ने का काम किया और एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वराज का मतलब था कि हमको स्वराज चाहिए, भारतीयों का अपना शासन चाहिए, और वो शासन कैसे हो? एक ऐसी व्यवस्था डिजाइन हो जो भारतीयों द्वारा निर्मित हो। हालांकि उस समय सीधा सीधा एक वर्ड संविधान सभा जैसी तो कोई ऐसी घोषणा नहीं थी, लेकिन संविधान सभा की तरह कोई बॉडी हो जो संविधान का निर्माण करे। इसलिए बहुत सारे विश्लेषक, इतिहासकार जब संविधान सभा का जिक्र होता है तो ये बात कह देते हैं कि भारत की संविधान सभा की प्रथम मांग
पहली जो मांग जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब की गई? 1895 में की गई। सही गलत का फैसला नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि किस संदर्भ में क्या बात कहते हैं, सवाल देखना पड़ता है। फिर उसके पश्चात अगर संविधान सभा नाम लेकर के मांग की कि संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा गठित एक संविधान सभा द्वारा हो, तो फिर संविधान सभा की दूसरी बार अव्यवस्थित तरीके से, कोई ऐसा व्यवस्थित मिशन के तौर पर नहीं, लेकिन संविधान सभा की फिर एक मांग की गई गांधी द्वारा। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, लेकिन उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी द्वारा फिर मांग की गई किसकी? संविधान सभा की। इसलिए अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं आए तो संविधान सभा की प्रथम मांग गांधी द्वारा देना पड़ेगा 1922। इतना ही नहीं, आपको पता है कि चोरी चोरा की घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के बहुत सारे नेता रुष्ट हो गए थे। गांधी ने जो ये संविधान सभा की बात रखी थी वो आधारहीन नहीं थी, बल्कि कांग्रेस ने इस मांग पर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सप्रू समिति। इसलिए संविधान सभा के विकास में हम फिर क्या देखते हैं? 1923 में कांग्रेस द्वारा सप्रू समिति का गठन किया गया, जिसने 1923 में अपनी रिपोर्ट भी दी। तो बात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की होने लगी। कांग्रेस से जो रुष्ट लोग थे, रुष्ट तो क्या, गांधी की नीति से जो सहमत नहीं थे, उनमें से कुछ लोगों ने अलग पार्टी बनाया, स्वराज दल। मुख्यतः स्वराज दल की जो स्थापना थी, उस स्थापना के पीछे मूल वजह ये थी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से गांधी ने इनकार किया कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन एक बड़े वर्ग का ये मानना था कि जब तक हम चुनाव के माध्यम से संस्थाओं में नहीं जाएंगे, हम सुधार नहीं कर पाएंगे। सुधार करने के लिए सत्ता चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट उस समय मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास, विशेषकर नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दो बड़े नेता थे। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया। स्टेट में उस समय प्रांत बोलते थे और केंद्र की असेंबली में स्वराज दल ने बड़ी सफलता अर्जित की। और मोतीलाल नेहरू और अपने चित्तरंजन दास इन्होंने पुरजोर तरीके से सेंट्रल असेंबली में संविधान सभा की मांग रखी। तो जब विकास की बात होती है और संविधान की बात होती है तो फिर उनके योगदान को भी हम भुला नहीं सकते हैं। उसके पश्चात स्टूडेंट, आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वैध शासन की समीक्षा के लिए 10 साल में एक कमीशन बैठाना था। लेकिन 2 साल पहले ही, जो मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने जम के विरोध किया और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि लाला लाजपत राय इस विरोध प्रदर्शन में शहीद हुए।
क्या कहा साइमन कमीशन ने? बहुत महत्वपूर्ण बात है। विशेषकर भारतीयों की इस मांग पर क्या कहा कि भारतीयों की संविधान सभा ही भारत का संविधान बनाए। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि साइमन कमीशन ने कहा कि भारतीयों में वो क्षमता नहीं है, क्षमता कह रहे हो ना, हम क्या कह सकते हो, औकात, भारतीयों में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वह संविधान का निर्माण कर सके। इसलिए यह काम भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश सरकार को करना चाहिए और इसके लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो। तो क्या हुआ, भारतीयों को ललकारा गया, आप में वो क्षमता नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया ये बात कि जब ललकारा जाता है तो क्या होता है, जब ललकारा जाता है तो इंसान को चोट लगती है, होता है ना, इंसान को चोट लगती है तभी तो उठता है। आप बहुत सारी मूवीज में देखते हो कि इंसान बहुत बड़ी सफलता कैसे अर्जित करता है, जो जीवन में बड़ी चोट खाता है, नहीं? तो ऐसे ही बड़ी चोट लगी भारतीयों को, विशेषकर कांग्रेस को। उस समय जो कांग्रेस बिखर गए थे वो वापस एक साथ होते हैं। और चूंकि इस तरह की बात, चूंकि आपका स्वराज दल और दूसरे लोग बिखर गए थे, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया और नेहरू समिति को कहा, 8 सदस्यों की समिति थी, नेहरू समिति को कहा कि संविधान बनाइए जल्दी से जल्दी। नेहरू समिति ने 1 साल से भी कम अवधि के भीतर एक संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट बना करके दिया और अंग्रेजों को कहा कि देखिए हम संविधान बना दिए, आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको पता उस संविधान की खास बात क्या थी? उस संविधान की कई खास बात थी। उस संविधान में प्रांतीय स्वायत्तता का कंसेप्ट था, उस संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात थी और उस संविधान में संघीय ढांचे की बात थी। ये सारी बातें जो आज के संविधान में, आज की व्यवस्था में है, वो उसमें भी थी। और विशेषकर इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक अधिकारों की बात कही थी। क्या एक्सेप्ट हुआ? सवाल ही नहीं था। अंग्रेज और वो भी कांग्रेस की एक कमेटी की संविधान को संविधान मान लेते, लेकिन वो तो एक चुनौती थी, उस चुनौती को स्वीकार किया। उसके पश्चात आपको पता है मैकडॉनल्ड घोषणा हुई, उसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और गोलमेज सम्मेलन हुए, कई तेजी से घटनाक्रम हुए। लेकिन स्टूडेंट, एक विद्वान है जो उस समय भारत लौटा और बहुत सारे लोग उनके योगदान को कंसिडर नहीं करते हैं, जानते भी नहीं हैं और उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। रियलिटी यह है कि उनका योगदान भी संविधान के संदर्भ में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा माना जा सकता है, लेकिन कंसिडर नहीं हुआ। उनका नाम था एम.एन. रॉय। स्टूडेंट, एम.एन. रॉय बहुत बड़ा विद्वान था, लेफ्टिस्ट था, कम्युनिस्ट था। किसी समय लेनिन का, कहते ना कि बायां हाथ दायां हाथ होता है, लेनिन रशिया में वहां था, विदेश में जाता रहा, लेकिन कुछ असहमतियों की वजह से रशिया से निकाल दिए गए और भारत आए। लेनिन वैश्विक लीडर के रूप में एक बड़ी पहचान थी और सबसे बड़ी बात था, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था। एम.एन. रॉय वैश्विक हस्ती थी भारत की। स्टूडेंट, एम.एन. रॉय जब भारत लौटे तो एक बड़ा काम और पहली बात, पूरी डिबेट को, जो संविधान सभा की डिबेट तो उसको एक अलग डायरेक्शन दिया। क्या कहा? घटना है स्टूडेंट,
1934 की विद्वान का नाम है एमन रॉय। एमन रॉय क्या कहा? पहली बार, फर्स्ट टाइम, गौर करना, आपको इंटरेस्ट रहता ना, फर्स्ट टाइम निर्वाचित संविधान सभा की मांग की कि संविधान सभा तो हो लेकिन किसके द्वारा निर्वाचित? भारतीयों द्वारा इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। अब तक मांग हो रही थी संविधान सभा की, अब डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करें। यह एमन रॉय साहब ने कहा। पहली बार दिशा बदल गई। कांग्रेस को लगा कि सारा क्रेडिट तो एमन रॉय साहब ले जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस ने जल्दबाजी में इस पूरी बहस को और इस क्रेडिट को एक तरफा नहीं चला जाए, इसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए 1935 में 1935 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा, गौर कीजिएगा, संविधान सभा समिति का गठन किया, जिसने 1937 में रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट दी नहीं, उस समय स्टेट में, प्रांतों में असेंबली बन चुकी थी और लगभग प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। तो इसने प्रांतों में इस रिपोर्ट को, प्रांतों की जो असेंबली थी उससे पारित भी करवाया। और इसमें भी क्या मांग रखी स्टूडेंट, इसमें भी जो मांग रखी वही मांग मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट लेने वाली। निर्वाचित संविधान सभा ही भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। समझ पा रहा? जो मांग एमन रॉय ने की, वो मांग नए तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा समिति ने की। न केवल मांग की, बल्कि उस मांग को प्रांतों की असेंबली से पारित करवा करके एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस तरह संविधान सभा के स्थान पर अब मांग हो चली, भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा हो। क्या होता है उसके पश्चात? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सॉरी, पहले था दूसरा विश्व 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये अच्छा अवसर है और इस अवसर को भुना लेना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल। जो प्रांत थे जहां कांग्रेस की सरकारें थी, 11 प्रांत थे उस जहां कांग्रेस की सरकारें थी, एक साथ भंग कर दी, इस्तीफा दे दिया। कहा कि हमको संविधान सभा की जो मांग है वो मांग मानी जाएगी, तब हम इस प्रोसीजर में भाग लेंगे। तब तक भारतीयों का सबसे मजबूत संगठन कांग्रेस बन चुका था और कांग्रेस का कोई भी बहिष्कार या कदम बहुत बड़ा मायना रखता था। इसलिए प्रांतों से कांग्रेस की सरकारों का इस्तीफा देना बहुत बड़ी घटना थी। उधर अंग्रेजों को लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि फर्स्ट की तुलना में बड़ा भारी संघर्ष था जिसमें, और उस समय जो रसिया, जापान बेसिकली बहुत मजबूत थे, इटली, जर्मनी, तो अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों का सहयोग बहुत जरूरी है। उधर जवाहरलाल नेहरू भी, सुभाष चंद्र बोस भी, आपको पता है कि भारत से निकल करके जर्मनी और जापान पहुंच गए थे। ये भी एक बड़ा खतरा अंग्रेजों को लग रहा था कि कहीं
ये सेंटिमेंट हमारे विरुद्ध नहीं हो जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने कोशिश की कि कांग्रेस का विश्वास प्राप्त किया जाए और कांग्रेस का विश्वास प्राप्त करके अभी ठंडे छींटे दे दिए जाए और जो भी इनकी मांग है उनको जैसे तैसे करके भी अभी मान लिया जाए। एक बात हमको और यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस एक बड़ा संगठन डेवलप हो चुका था भारतीयों का, एक और संगठन बहुत बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व करने लगा था, उसका नाम था मुस्लिम लीग। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी काफ़ी स्पेस बना लिया था। मुस्लिम लीग बेसिकली मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर रहा था। अभी तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ थे, लेकिन 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा कर दी, क्या कि भारत और पाकिस्तान दो आंखें हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मुस्लिम लीग को लगा कि अब भारत की आज़ादी की बात मानी जाएगी, संविधान सभा की बात मानी जाएगी, तो क्यों नहीं ये जो अलग पाकिस्तान के निर्माण की बात है इसको पूरी तरह से सामने रख दिया जाए। तो अब दो बातें हुई। कांग्रेस की जो मांग थी वो थी संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बने और वो निर्वाचित हो। मुस्लिम लीग की थी कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन पृथक पाकिस्तान बनना चाहिए। इस तरह से बात आगे बढ़ी। अंग्रेजों ने मनाने की कोशिश की कि भारतीय जो है युद्ध में शामिल हो। इस कोशिश में पहला प्रयास जो उनका होता है वो होता है अगस्त प्रस्ताव 1940। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 लाया गया और ये प्रस्ताव लाकर के ये विश्वास दिलाया भारतीयों को कि आपकी निर्वाचित संविधान सभा की जो मांग है, निर्वाचित संविधान सभा की जो मांग है वो वर्ल्ड वार के पश्चात पूरी हो जाएगी। पहले एक बार विश्व युद्ध जीत लेने दो और भारतीय उसमें सहयोग करें, हम आपकी मांग को मान लेंगे और युद्ध के पश्चात हम संविधान सभा का गठन कर देंगे। क्या इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया? कांग्रेस ने कहा हमें विश्वास नहीं है, अभी सही परिस्थिति है, हमें तो लिखित में कहो बात और अभी संविधान सभा का गठन करो। कांग्रेस ने इनकार किया। मुस्लिम लीग ने कहा हमने तो पाकिस्तान मांगा था, आपने पाकिस्तान नहीं दिया, इसलिए हम भी अगस्त प्रस्ताव को खारिज करते हैं। अंग्रेजों को लगा था कि अगस्त प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे क्योंकि जो मूल मांग थी वो पूरी हो रही थी, लेकिन अगस्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। उधर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। बिगुल बज गया। अंग्रेजों को लगा कि यह बड़ी विकट स्थिति होगी, मित्र देशों की भी बड़ी विकट स्थिति हो रही थी। इन सारी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने एक और प्रयास किया। प्रयास क्या किया? ब्रिटिश सरकार के एक भले मानुस मंत्री थे, बहुत ही सीधे साधे। सीधे साधे वैसे नहीं, बेसिकली उनके व्यक्तित्व ऐसा था कि बहुत सारे भारतीयों से उनके संबंध थे और अच्छे भारतीय उसे एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में मानते थे, सबसे बात कर लेते थे। नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स और उन्हें भारत भेजा, और इसे कहते हैं हम क्रिप्स मिशन। इसीलिए अब जो है क्रिप्स को भारत भेजते हैं मार्च 1942 में। क्या कह देते हम इसे? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत आया। स्टीफर्ड क्रिप्स ने भारतीयों से बात की, कहा कि अगस्त प्रस्ताव की बात को आप स्वीकार कर लीजिए, मैं उसी बात को कन्विंस करने आया हूं। एक बार युद्ध में आप सहयोग कीजिए,
फिर आपकी सारी बातों को मैं अंग्रेज़ों से मना दूंगा, ब्रिटिश सरकार से बात करूंगा और संविधान सभा का गठन कर लिया जाएगा। क्या अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने माना? दोनों ने कहा भैया आप भले आदमी हो, आपने बात की, हमने सुनी, हमने आपका सम्मान किया, आप आए, लेकिन ये बात आप दोबारा मत कहो। अब हम ब्रिटिश सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। युद्ध में शामिल तभी होंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए हमारी संविधान सभा का गठन कर देगी। बात फिर बिगड़ गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन गति पकड़ चुका था। फ्रीडम मूवमेंट बहुत अपने चरम पर था। क्या होता है, अंग्रेजों को लगभग ये विश्वास हो जाता है अब कि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक दाल नहीं गलने वाली है। इसी समय जून 1945 की बात है। नए गवर्नर जनरल या वाइसराय भारत आते हैं। नाम था लॉर्ड वेवेल। जैसे भारत में उतरे एक बैग था। उतरते ही सबसे पहले उन्होंने कहा मेरे बैग में बहुत कुछ है और मैं भारत की समस्या को चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा और मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं बस निपटा दूंगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल उन्होंने कोशिश की। जून 1945 की बात है। लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना दी, जिसे वेवेल प्लान भी कहते हैं, जिसे वेवेल योजना भी कहते हैं। क्या दी? गर्मियों के दिनों में शिमला, जो कि बहुत ऊंचाई पे था, अगर आप नहीं घूमने गए हो तो जरूर एक बार जाना, शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सारे भारतीयों को, जो टॉप नेता थे उस समय के, सबको शिमला बुलाया। कहा कि ठंड में बैठ करके चाय पीजिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा कीजिए, कुछ दिन आपस में एक दूसरे से मिलिए और फिर आप बात कीजिए, ये जो आपकी समस्या है ना, उसका क्या समाधान हो सकता है। सब लोग गए। गांधी को छोड़ के लगभग सभी लोग उस सम्मेलन में पहुंचे थे। क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? ऐसा नहीं हो सकता। कहते ना, वो टेढ़ी पूंछ कभी सीधी थोड़ी होगी, चाहे आप उसे ठंड में ले जाइए चाहे कहीं भी ले जाइए। वेवेल साहब थोड़ा सा हल्के में ले लिए भारतीयों को। वेवेल प्लान फेल हो गया, शिमला सम्मेलन असफल हो गया। अब अंग्रेजों को ये लग चुका था, स्टूडेंट, कि अब मुझे लगता है कि अंग्रेजों को ऐसा महसूस हो चुका था कि अब भारत में रहना फायदे का सौदा नहीं है, बहुत मुश्किल है। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आ रहा था। औपनिवेशवाद के विरुद्ध चारों तरफ मांग भी उठ रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो चरण थे उसमें यही बात सबसे प्रमुखता से थी कि किसी भी देश को औपनिवेशिक जो राज है वो रखना ठीक नहीं है। भारत की आज़ादी की मांग भारत के भीतर से तो पूरा मूवमेंट था ही, दूसरे देशों से भी ये बात उठ रही थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत को मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अब अंग्रेजों के सामने मन तो बना लिया था, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो? क्या ऐसा ही थोड़ी हो कि छोड़ के चले जाए? इसलिए सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो, इस पर ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से सोचा और खुद अपनी सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर, गौर करना बड़ा काम होता है, 10-20 जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भारत भेजा। कहा कि फाइनल बात करके आना और बात ये हो कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो। इसीलिए भारत में कैबिनेट मिशन आता है
कब आता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। 3 कैबिनेट मंत्री थे। एक तो वही थे, कौन? सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत में आते हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रकाशित की। सारे नेताओं से मिले। 3 कैबिनेट मंत्री कौन थे? मैंने बताया, एक तो क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स थी, एक थे एवी अलेक्जेंडर। क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, और एक और थे, अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा, रिमाइंड रिकॉल हो जाएगा अभी। तो 3 कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को उसने क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा कि एक संविधान सभा बनेगी। उस संविधान सभा की पूरी संरचना इन्होंने दी कि कैसे कैसे बनेगी। कहा कि संविधान सभा कैसे बनेगी। पहली चीज, संविधान सभा का आधार होगा वो जनसंख्या होगा। कैसे? कि 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। चुनाव कैसे होगा? कहा कि जो प्रांत है, जो प्रांतों की असेंबली है, असेंबली का मतलब समझते हो ना? असेंबली मतलब विधानसभा, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव करेगी। और नहीं है, जो देसी रियासतें हैं, वो देसी रियासतें अपना फैसला खुद करेगी कि वो चुनाव करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या मनोनयन करना चाहती है। तो प्रांतों, ज़्यादातर तो प्रांतों की पॉपुलेशन थी, और 10 लाख पर एक सदस्य चुनेंगे। ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला दिया। पूरे इलेक्शन का मेथड बताया, किस किस आधार पर चुनेंगे। ये भी बताया कि केवल 3 ही वर्ग होंगे। 3 वर्ग कौन से होंगे? एक होगा मुस्लिम, एक होगा सिख, और तीसरा होगा सामान्य, जिसमें अन्य सारे आ जाएंगे। तो 3 वर्ग जो होंगे उनके आधार पर चुनाव होगा। ठीक है, ये रिकमेंडेशन थी कैबिनेट मिशन की। क्या स्वीकार हुई? कांग्रेस को लगा कि संविधान सभा की बात भी कह रहे हैं, सत्ता हस्तांतरण की भी कह रहे हैं, मान लेते हैं। मुस्लिम लीग को लगा अलग पाकिस्तान की बात कही तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा कि उसके बाद में विचार किया जाएगा। उन्हें लगा एक बार तो आगे बढ़ते हैं, फिर संविधान सभा में जाकर के तूफान खड़ा कर देंगे। इसलिए प्रारंभिक नानुकुर के उपरांत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को, योजना को स्वीकार कर लिया, और कैबिनेट मिशन के इस प्लान और रिपोर्ट के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। बात समझ में आ गई है? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट प्लान के अनुसार होता है, कैबिनेट मिशन के अनुसार होता है। अब गठन कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि उस समय जो एरिया थे वो 3 तरह के एरिया थे। एक था ब्रिटिश प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, जहां निर्वाचित विधानसभाएं थी। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासतें, जहां सामंतों का, शासकों का राज था, ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन नहीं था।
और एक तीसरी तरह का एरिया और था, जो था चीफ कमिश्नर एरिया। चीफ कमिश्नर एरिया कौन से? आज के समय उनकी तुलना कर सकते यूनियन टेरिटरी से, मतलब जहां सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीधा गवर्नर जनरल का शासन था। सीधा देसी रियासतों में तो पर बिल्कुल ही अलग था, स्टेट असेंबली में स्टेट का शासन था, लेकिन जहां सीधा सेंटर रूल करता था। 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे उस समय। एक दिल्ली, एक आपका अजमेर मेरवाड़, एक दुर्ग, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस तरह से उस समय 3 तरह के एरिया थे, प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नर एरिया। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा स्टूडेंट? कैबिनेट मिशन ने कहा कि चुनाव कैसे होगा? पहले सीट तय होगी, और सीट का आधार क्या है? 10 लाख पर 1। और ये कैसे निकालेंगे? 10 लाख की जनसंख्या का भाग देंगे उसकी पॉपुलेशन में, और इस तरह से एक नंबर निकाला गया। आपको पता होना चाहिए 1941 की पॉपुलेशन की डेटा थे उस समय, और 1941 की डेटा के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी उस समय? 39 करोड़। और उस समय जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 39 करोड़ 90 लाख, लगभग 40 करोड़ के आसपास। इसीलिए उस समय की जनसंख्या में 10 का भाग दिया और संविधान सभा का गठन किया। मैंने एक शब्द छोड़ दिया था ना, कि कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर, क्रिप्स मिशन, एक था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। दिमाग से कभी कभी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। आपको सारी चीज़ें आपको पता है, कोई पीपीटी से नहीं बता रहा, ऐसे एक आत्मसात हो, आपको लगे कि एक कहानी के रूप में आपको याद हो जाए। इसलिए थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा बाद में, विश्वास ही कर सकता हूँ। बाकी तो कैप्सूल टाइप वो नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार जो संविधान सभा बनी, वो किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। कुछ डेटा है जो देखना पड़ेगा। पहला, कुल सदस्य कैसे निकालें? उस समय की कुल जनसंख्या, उस जनसंख्या में कितने का भाग दिया? 10 लाख का भाग दिया। कुल जनसंख्या कितनी थी? नहीं है, मैंने आपको बताया लगभग 39 करोड़। इसीलिए डेटा कितना आया? 389 नहीं है, लगभग 39 करोड़, 38 करोड़ 90 लाख। तो 389 का डेटा प्राप्त हुआ। किससे? उस समय जो 1941, कौन सी जनसंख्या? जो 1941 की जनसंख्या थी, उसके के भीतर 10 लाख की भाग दिया तो 389। मतलब कुल संविधान सभा के सदस्य कैबिनेट प्लान के अनुसार कितना होना था? 389। अब उस समय जो प्रांतों की जनसंख्या थी उसमें 10 लाख का भाग दिया, देसी रियासतों की जनसंख्या थी उसमें 10 लाख का भाग दिया, और मैंने तीसरा एरिया कौन सा बताया? चीफ कमिश्नर एरिया, जो जहाँ 4 प्रदेशों में था, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, दुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस तरह से ये जो 389 थे, इन 389 में जनसंख्या के ही आधार पर इन पे 10 लाख का डिवाइड करते हैं तो 293 सदस्य कहाँ से? उस समय प्रांतों से। 293 सदस्य थे वो, 293 नहीं, 296, मेरे माइंड से स्लिप हो रही चीज़ें। 296 सदस्य थे वो प्रांतों से। 93 सदस्य थे, ये थोड़ा सा आपको पता है,
देसी रियासतों से, और 4 जो सदस्य थे वो कहाँ से? चीफ कमिश्नर एरियाती से। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? मैंने बार बार बताया, दोबारा बता देता हूँ। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान का तो एक ही था, आपको याद हो, दुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये स्ट्रक्चर खड़ा किया किसने? कैबिनेट प्लान के अनुसार, कैबिनेट योजना के अनुसार। निर्वाचन कैसे होना था? जैसा कि राष्ट्रपति का होता है, कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये किसका चुनाव होना था? ये 296 सीटें है ना, उनका 296 + 4। यहाँ भी असेंबली थी, मतलब कुल मिलाकर के 300 सीटों पे इलेक्शन होना था। क्या चुनाव हुए? बिल्कुल चुनाव हुए। क्या से चुनाव हुए? चुनाव का आधार जो था, चुनाव का जो वर्ग था, वर्गीकरण था, वो 3 आधारों पर करना था। एक मुस्लिम, एक सिख और तीसरा सामान्य, जिसमें अन्य सब थे, जितने भी अदर्स थे। ये भी कैबिनेट प्लान था। जब चुनाव हुए स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चुनाव कब हुए। इस पूरे प्लान के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त होती है। 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त होती है। 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है और 15 सीट अदर्स को प्राप्त होती है। इन 15 में भी 8 इंडिपेंडेंट थे। ये गौर करने वाली बात है। बाकी कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक उस समय और जो दूसरी पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, उनके एक एक सदस्य चुने गए। अगर अब समुदाय वाइज बात करें आप, तो 163 सदस्य जो थे, 163 हिंदू थे। कभी कभी पूछेंगे नहीं, 80 सदस्य मुस्लिम थे, 31 सदस्य एससी के थे। इंपॉर्टेंट बात, 31 सदस्य, 6 सदस्य एसटी के थे। कहने का मतलब, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व, विशेषकर अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है। और ये बात कई बार उठती है कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कम रहा तो कई, जैसे संविधान की आलोचना करते, तो बहुत सारे आलोचक इस बात को उठाते हैं। 2 बातें सामने आई। अधिकांश सदस्य बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम से थे, हिंदू थे। ज़्यादा सदस्य कांग्रेस से थे। आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान सभा चुनी तो गई, लेकिन मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुस्लिम लीग को ये बहुत बुरा लगा, इसीलिए उसने अपने आप को भारत की संविधान सभा से अलग किया। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, आपको पता होना चाहिए था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा के निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को निर्वाचन के पश्चात पहली बैठक होती है। आपको पता हो स्टूडेंट, जो 93 देसी रियासतें थी, उनका चुनाव नहीं हुआ।
बल्कि देशी रियासतों ने संविधान सभा में हिस्सेदारी से इनकार कर दिया। इसलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं था। मुस्लिम लीग के 73 जो मेंबर थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब जैसे भी चुन के आए, पहली बैठक हुई। कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सवाल ये उठा कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करे। विचार करने के पश्चात फ्रांस की परंपरा को अपनाया गया। गौर कीजिएगा, फ्रांस में क्या परंपरा है? फ्रांस में परंपरा यह है कि जो पहली बैठक होती है उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा उम्र दराज का जो सदस्य है उसको स्पीकर या अध्यक्ष बना दिया जाए। भारत में भी इसी परंपरा को अपनाया और पहली बैठक की जो अध्यक्षता की वो अध्यक्षता वरिष्ठता के आधार पर कैसे की? वरिष्ठता के आधार पर। कहां से ली परंपरा? फ्रांस से ली। डॉक्टर सच्चिदानंद, नहीं सत्यचिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष मनोनीत किया। नॉमिनेट, नॉट इलेक्टेड। बैठक शुरू हुई। दूसरे दिन छुट्टी रखी। दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कब? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में एक निर्वाचित अध्यक्ष की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, निर्वाचित उपाध्यक्ष की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इस तरह से संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। किसको? उस समय बहुत पढ़े लिखे थे, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद भी कह सकते हैं। उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किया। किसको? डॉक्टर H.C. मुखर्जी को। संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त हुआ B.N. राव। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इनके भी योगदान को उतना नहीं मानते हैं। B.N. राव के बारे में एक और बात कहता हूँ। 1 रुपया सैलरी ली है और B.N. राव उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, जो बड़ा नाम था भारत में नहीं दुनिया में। काफी योगदान दिया, सलाह दी है, पैसा भी नहीं लिया। तो B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार, उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक में काम हो गया। तीसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने बागडोर संभाली और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्ट मोशन प्रस्तुत किया। क्योंकि संविधान का निर्माण यहां से शुरू होता है कि पहले उद्देश्य, एक मोटी मोटी रूपरेखा। 22 जनवरी नहीं है 1947, ईयर बदल रहा, 47 ज्यादा दिन नहीं बदल रहे। 13 दिसंबर से 22 जनवरी, लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा के पश्चात इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट
सेशन के भीतर। तो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। तो एक कहानी जो है मैंने आपको बतलाई है, इस कहानी में अब हम उस बात का जिक्र करते हैं जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। स्टूडेंट, संविधान सभा ने काम कैसे शुरू किया ये देखने वाली बात है। क्या संविधान का काम संविधान की बैठकों में हो रहा था? नहीं। तो फिर संविधान का काम कैसे कर रही थी संविधान सभा? बेसिकली संविधान सभा ने कमेटियां बनाई और कमेटियों को काम दिया अलग अलग भागों का। लगभग 8-9 बड़ी कमेटियां थी और 15 के आसपास छोटी कमेटियां थी। इस तरह से 20-22 कमेटियां बनाई और ये कमेटियां काम कर रही थी। और हर कमेटी के अंदर आप आइडिया लगाइए, जैसे टोटल मिला करके इमेजिन कीजिए कि 22-25 कमेटियां हैं और एक कमेटी के अंदर अगर एवरेज 10 लोगों को भी ले, कितने लोग हो गए ना 250-300। तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य किसी न किसी कमेटी के अंदर थे। इवन कमेटियों के भीतर संविधान सभा से बियॉन्ड सदस्यों को भी लिया गया, क्योंकि संविधान का निर्माण बेसिकली टेक्निकली काम था और बहुत ज्यादा विशेषज्ञता की जरूरत थी। इसलिए संविधान सभा को समितियों में बांटा। उन समितियों के ऊपर एक समिति थी जिसको सारी समिति रिपोर्ट करना था और सारी समितियों की रिपोर्ट को कलेक्ट करके वो एक ड्राफ्ट बनाती और वो समितियों से लगातार डिस्कशन करती। मतलब जितनी समितियां थी उन समितियों से काम करवाने की जिम्मेदारी उस एक बड़ी कमेटी की थी जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी, जिसे कहते हैं प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। वैसे उस ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन आपको पता हो बाबा साहब अंबेडकर ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उनमें सबसे ज्यादा काम कर रहे थे। कहने को तो यहाँ तक कहा जाता है कि 7 सदस्यों का काम वस्तुतः बाबा साहब ने किया। कहने का मतलब है जितनी समितियां जो काम कर रही थी वो ड्राफ्ट बना करके दे रही थी, बाबा साहब उनको रात रात भर चेक करते, आवश्यक संशोधनों को वापस भेजते, फिर कहते भैया इसको दोबारा ठीक करो, उनको फिर आते, फिर वापस भेजते, फिर उसको संविधान सभा में डिस्कशन के लिए रखते, वहाँ संशोधन प्रस्ताव आते, फिर बाबा साहब के पास आते, बाबा साहब फिर कमेटियों को भेजते। इस तरह से रात दिन काम किया। सोचिए, जिस संविधान, हमारा संविधान कितने सालों के पश्चात भी आज भी दुनिया में सबसे खूबसूरत दस्तावेज है। भारत जो विविधताओं से भरा हुआ देश, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ इतने मत, इतने धर्म, इतने वर्ग, इतनी संस्कृतियां उस देश को एक जगह बांधे रखा है, तो इसके पीछे कितना गहरा वर्ग हुआ है। तो संविधान सभा का काम समितियों ने किया। समितियों में बड़ी समिति थी, छोटी समिति थी और सबसे ऊपर समिति थी। तो समितियां, बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने काम किया, और ये आप किताब से याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ सहयोग कर रहा हूं। समितियों ने काम किया। 3 तरह से समितियों को हम बांट सकते हैं। एक समिति वो जो सबके ऊपर थी, वो थी प्रारूप समिति। फिर कुछ समिति बड़ी थी। तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं ड्राफ्ट कमेटी की। स्टूडेंट, प्रारूप समिति जो है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया, और इसके अध्यक्ष कौन थे बताने की जरूरत ही नहीं। कौन थे? बाबा साहब भीमराव BR अंबेडकर। बाबा साहब का नाम सुनते इसीलिए
सर नतमस्तक होता है। बड़ा काम, इस देश की कई पीढ़ियों तक संविधान को बनाना छोटा काम नहीं था। आज चाहे भले ही बात कर ले कुछ भी, हम बड़ा काम। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन थे मैं एक बार बता देता हूँ। कौन थे? एन गोपाला स्वामी, ये इसके एक सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी इसके सदस्य थे। और कौन थे? के एम मुंशी, ये भी इसके एक सदस्य थे। और कौन थे? मोहम्मद सादुल, ये भी इसके एक सदस्य थे। एन माधव राव, एन माधव राव के बारे में स्टूडेंट बेसिकली ये बाद में आए हैं, पहले नहीं थे। जो पहले जो BL दिनकर साहब थे, उनके त्यागपत्र देने के पश्चात ही आए। और इसी तरह से एक और सदस्य थे, वो थे बाद में ये वित्त मंत्री भी बने, TT कृष्णमाचारी, ये भी बाद में आए। ये दोनों ही बाद में आए हैं। TT कृष्णमाचारी तो आपको पता होना चाहिए कि एक DP खेतान मेंबर थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके स्थान पर बाद में इनको लिया गया था। तो इस तरह से जो है इसमें सदस्य थे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ये सदस्य थे। आपको नाम पता हो तो अच्छी बात है, आइडिया तो ज़रूर हो, तैयारी कर रहे हो तो याद ही कर लो। तो 7 सदस्य जो थे वो प्रारूप समिति में थे, जो सबसे मुख्य समिति थी और जो सारा काम कर रही थी। अब ये तो हुई सबसे बड़ी समिति। अब इसके साथ कुछ बड़ी समितियां थी जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां थी। ये तो कम से कम आपको कुछ समितियों का पता हो। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिस हिंट से आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। कौन कौन सी बड़ी समिति थी? एक थी संघ शक्ति, एक थी संघीय शक्ति और एक राज्यों के लिए शक्ति। तीन समितियां देखो, मैं एक साथ बता रहा हूँ। एक संघ शक्ति, ठीक है। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन थे आपको पता हो? नाम से समझ गए होंगे। काम खत्म हो गया ना। जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति, राज्य के लिए समिति। बेसिकली जो फेडरल सिस्टम बना केंद्र और राज्यों के बीच का, और यूनियन गवर्नमेंट का जो पूरा संविधान का ढांचा तैयार हुआ, एक तरह से संविधान का भाग 5, भाग 6, भाग 11, 12, सोचिए बड़ा पार्ट संविधान का बनाया है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति थी उसके द्वारा बनाया। फिर जो प्रांतों से संबंधित विशेषकर बात थी, प्रांतीय संविधान समिति, और एक समिति और थी जिसे मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति भी कहते हैं। इन 2 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? नाम से लग गया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। 2 समितियों की जो मुख्य थी, इंटीग्रेशन किया है पूरा।
यहाँ ये जरूर जानना है कि ये जो समिति थी, बड़ी समिति, इसकी दो उप समितियाँ थी। इसकी दो उप समिति थी, एक मौलिक अधिकार समिति और एक अल्पसंख्यक समिति। ये दो इसकी फिर उप समितियाँ बनाई थी। जो मौलिक अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यक जो समिति थी उस अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ये उप समिति थी स्टूडेंट। तो ये हो गए पटेल साहब। इसके पश्चात कुछ प्रमुख समिति, जिसमें एक प्रक्रिया समिति, एक नियम व संचालन समिति, जो अंदर की जो प्रक्रिया, आपको सारा कौन थे स्पीकर उस समय, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। तो ये सारा काम कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से स्टूडेंट बेसिकली जो बड़ी समितियां थी वो 3 लोगों की अध्यक्षता में बनाएगी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और राजेंद्र बाबू। और उस समय के बड़े नाम यही थे, इसलिए बड़ी समितियां बड़े लोगों के पास थी। कुछ छोटी समितियां भी बनी है, चाहे तो उन्हें आप याद रख सकते हो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो। कौन कौन सी समिति थी? एक वित्त व कर्मचारी समिति, और एक झंडा समिति। नहीं, एक वित्त व कर्मचारी समिति, एक जो है झंडा समिति, राजेंद्र बाबू इसके अध्यक्ष थे। ये आप थोड़ा सा आपको पता हो। इसी तरह से स्टूडेंट कुछ और भी, जैसे कार्य संचालन समिति, सर्वोच्च न्यायालय की समिति, सर्वोच्च न्यायालय की समिति वर्धाचार्य। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया है कि झंडा समिति, बेसिकली झंडा समिति जेबी कृपलानी थे, वित्त व कर्मचारी राजेंद्र बाबू थे। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो समिति थी वो थी वर्धाचार्य। ये भी आपको एक थोड़ा सा पता हो। और इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा सा देखो कि नागरिकता समिति, वित्तीय प्रावधानों के संबंध में समिति, और नागरिकता समिति भी वर्धाचार्य, सुप्रीम कोर्ट भी वर्धाचार्य। वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में एक समिति थी जिसमें नलिनी रंजन एक सदस्य अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। तो इस तरह से कुछ छोटी समितियां हैं जो एग्जाम्स में शायद बहुत कम पूछी जाती है, और हो तो भी आप उसे जो नोट्स की PDF है उनसे, या कहीं थोड़ा बहुत जो पुस्तकें हैं उनके डेटा से आपको देखते रहना चाहिए। तो इस तरह से समितियों ने काम किया। समितियों की कार्यप्रणाली क्या थी? समितियों की कार्यप्रणाली थी कि जो समितियां जितनी भी थी वो अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति को देती, प्रारूप समिति वापस, आप इसे इस तरह से समझिए कि ये प्रारूप समिति, तो जितनी भी समितियां थी ये समितियां अपनी रिपोर्ट किसको देती? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति वापस समिति को देती, फिर प्रारूप समिति एक ड्राफ्ट बनाती। ड्राफ्ट कहाँ जाता? ड्राफ्ट संविधान सभा में जाता। संविधान सभा से फिर क्या आते हैं? संशोधन आते हैं। संशोधन प्रारूप समिति वापस कहाँ भेजती? समितियों के पास। वापस प्रारूप समिति, वापस समितियों के पास, वापस प्रारूप समिति, वापस संविधान सभा में। इस तरह से संविधान के एक एक आर्टिकल पर बहुत बड़ा अध्ययन हुआ और संविधान बनकर के तैयार हुआ। नहीं है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान बनने में लगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, वो जरूर हमको देखना चाहिए। बड़ा घटनाक्रम क्या होता है? बड़ा घटनाक्रम होता है 3 जून 1947 को ही, तुरंत ही हो जाता। क्या होता है? माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की जो मांग है पृथक पाकिस्तान की, अब चूंकि भारत को सत्ता हस्तांतरण करेंगे, इसलिए सत्ता हस्तांतरण में मुस्लिम लीग की जो मांग है उस मांग को मानते हुए भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग देशों को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी और 2 अलग अलग देशों की अलग अलग संविधान सभा होगी। संविधान सभा का वर्गीकरण किया जाएगा, क्षेत्र का भी वर्गीकरण किया जाएगा, और उस माउंटबेटन योजना को जिस एक्ट के माध्यम से वजूद में लाया गया और जिसके माध्यम से
भारत को सत्ता हस्तांतरित की गई वो थी भारतीय, ये तो क्या थी, माउंटबेटन योजना। वो थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो 4 जुलाई 1947 को संसद में रखा जाता है तथा 18 जुलाई 1947 को इस पर वहाँ के सम्राट के क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। इस कानून में स्टूडेंट दो बड़े बदलाव, इसमें दो बड़े प्रावधान थे। एक, संविधान सभा भारत और पाकिस्तान, संविधान सभा भारत व पाकिस्तान दो संविधान सभाओं में बदलेगी, संविधान सभा का विभाजन हो जाएगा। दूसरा कि अब संविधान सभा की भूमिका संसद की भी भूमिका हो जाएगी, मतलब संविधान सभा की भूमिका दो भागों में बंट जाएगी। एक, वह संविधान सभा के रूप में काम करेगी, दूसरी वही संसद के रूप में भी काम करेगी। कहने का मतलब जिसे सत्ता हस्तांतरित होना था या किया, और जहां सरकार, जिस सरकार को सत्ता हस्तांतरण किया वो संविधान को नहीं, संविधान सभा को नहीं किया गया, संसद को किया। और संसद अलग नहीं है, संविधान सभा ही संसद का काम करेगी। कहने का मतलब अब संविधान सभा दो भूमिकाओं में बदल गई। एक, वह संविधान के रूप में काम करती, जब वह संविधान के रूप में काम करती तो अध्यक्षता राजेंद्र बाबू करते और प्रमुख भूमिका में अंबेडकर साहब होते। जब वह संसद के रूप में काम करती तो अध्यक्षता चुना किया पहला स्पीकर, कौन, जीवी मालवंकर को संविधान सभा का क्या बनाया, अध्यक्ष, और एक अंतरिम सरकार बनाई भैया, जिसके पीएम कौन थे, जिनके पीएम जवाहरलाल नेहरू। तो जब संसद के रूप में संविधान सभा बैठती, संविधान सभा थोड़ी बैठती, संसदी, तब उसके स्पीकर जीवी मालवंकर होते और मुख्य भूमिका में कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से जो संविधान सभा है वो दो भागों में बट जाती है। जीवी मालवंकर जी, आप मेरे से पूछेंगे कि ये 18 जुलाई को पास हुआ, कानून बन गया, तो ये संसद के रूप में कब से काम शुरू कर दी थी, 22 जुलाई से। 22 जुलाई से ही जीवी मालवंकर का निर्वाचन हो गया था, मतलब तुरंत काम शुरू। इस तरह से संविधान सभा ने अपना काम किया। काम कैसे किया, जब सारा काम हुआ तो उसके ड्राफ्ट को पढ़ना शुरू हुआ। प्रथम वाचन, जो पहला पार्ट इसका पढ़ा गया वो था 4 नवंबर 1948 को पढ़ना शुरू किया। 9 नवंबर तक लगातार इसका एक रीडिंग हुई। उसके पश्चात इसे रीडिंग के बाद में एक प्रतिलिपि सबको बांट दी गई और फिर दूसरा वाचन एक आर्टिकल को दोबारा से पढ़ा गया। कब, 15 नवंबर 1948 से दूसरा वाचन शुरू हुआ स्टूडेंट। और ये जो दूसरा वाचन है इसमें बहुत सारे संशोधन आए
और जो संशोधन थे कोई छोटे मोटे संशोधन नहीं आए। कुल मिलाकर के जो संशोधन थे वो थे 7,653, जिसमें से 2,473 लगभग 7,500 संशोधन आए, जिसमें से 2,500 संशोधनों पर लगभग बातचीत हुई। और इस तरह से 15 नवंबर 1948 को जो वाचन शुरू हुआ वो 1 साल से भी ज़्यादा चलता है और 17 नवंबर 1949 तक इस पे संशोधन आते हैं। उन संशोधनों पर चर्चा होती है, अमेंडमेंट होते हैं, ड्राफ्ट कमेटी काम करती है, कमेटियां काम करती है। अंतिम वाचन जो है वो उसका 26 नवंबर 1949 को होता है। उसी दिन इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन एक बात मैंने बताना भूल गया। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के उपरांत पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, तो पहले मैंने आपको बताया था 211 सदस्य भाग लिए, मुस्लिम लीग ने नहीं ली, फिर देसी रियासतों ने भाग लिया। एक सवाल तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि देसी रियासतों के सदस्य कैसे हुए, निर्वाचित हुए कि नहीं? उनका मनोनयन किया गया। दूसरा यह है कि जब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? पीछे यहाँ की बात, जब यह संविधान सभा अलग हो गई तो जो पहले 389 थे वो 389 घट करके कितने बच गए? 299। उन 299 में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो 299 सदस्य थे उन 299 में 73 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे और 200 कितने बच गए? शेष कितने रह गए? आपके शेष सदस्य जो है 73 कितने रह गए? 299 में 73 सदस्य घटा दे तो कितना हो गया? 6 आपका 2 मतलब 226 सदस्य जो थे 299 में वो किसके रह गए थे? आपके सॉरी, ये मैं आपको ये 70 और 299 थे, उसमें से 70 सदस्य देसी रियासतों के और 229 सदस्य प्रांतों से थे। तो एक डेटा ये, इन 299 में से आप आइएगा टोटल सदस्य कितने थे? 299। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284। बाकी सदस्य कहाँ चले गए? लंबा पीरियड हो गया था, बहुत सारे कुछ सदस्यों ने रिजाइन किया था, कुछ सदस्यों की इस बीच में डेथ हो गई थी, लेकिन जो प्रेजेंट मेंबर थे वो 284 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का कुछ पार्ट लागू कर दिया था। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान, एक लास्ट के कुछ आर्टिकल थे 291, 391, 92, 94, ऐसे कुल मिलाकर के जो नया संविधान बना उस नए संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ये 395 अनुच्छेद थे वो टोटल 22 भाग में थे, इसलिए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों से ओत प्रोत एक बड़ा संविधान बना। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, लगभग 64 लाख खर्चा हुआ, लगभग 114 दिन वर्किंग डे काम किया गया, नहीं है? तो इस तरह से संविधान जो है बन करके तैयार हुआ। एक डेट निर्धारित की गई कि कब इसे लागू करें, तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर संकल्प लिया था कि पूर्ण स्वराज्य ही हमारा लक्ष्य होगा। इसलिए 26 जनवरी का मुहूर्त उस हिसाब से, जो एक ऐतिहासिक तिथि थी, 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करना तय हुआ
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उस अंतिम बैठक में कई काम किए जाते हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन होता है। संविधान सभा कहीं, क्योंकि संविधान सभा की तो बैठक 26 नवंबर को ही होगी थी, लेकिन संसद के रूप में जो बैठक थी, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ साथ जो है 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया जाता है। इस तरह से 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। नहीं है, एक कहानी मैंने आपको बताई है। कहानी कैसी लगी होगी ये तो आपको पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस निकालेंगे। बाकी मैंने बहुत डिटेल से लिया है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं। पढ़िएगा, फिर हम आगे संविधान के भीतर प्रवेश करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।